आतंक, भाग दो। यह सुनते ही बुआ जी का चेहरा ऐसे हो गया जैसे बालकनी ब्लास्ट हो जाए। अच्छा, अब मुझे हवा समझाया जा रहा है। मैं इतनी हल्की हूँ क्या? और तुम हवा के नाम पर मुझसे झूठ सुना रहे हो? जब से शहर गई हूँ तुम सबके तेवर बदल गए। और फिर शुरू हुआ उनका महाभारत। 2 महीने से क्या हुआ है? गांव कितना बदल गया, लोग कैसे बहक गए, बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, यह घर कैसे ठहर रहा है। सब कुछ वो लगभग बिना सांस लिए बोले जा रही थी। पूरे आंगन में आवाज़ ऐसे गूंज रही थी जैसे मंदिर की घंटियां एक साथ बज रही हों। लेकिन इस तूफान में किसी की निगाह नहीं गई। उनकी आंखें, उनकी भौहें की धार और आवाज़ का कंपन कुछ तो अलग था। वह गुस्से में नहीं थी, कुछ अंदर दबा हुआ था। शायद शहर में कुछ हुआ था, शायद कोई बात उन्हें चोट पहुंचा गई थी। शायद इस बार वह सिर्फ गुस्से से नहीं लौटी थी, बल्कि किसी गहरी कहानी के साथ। और यह कहानी उस तड़क भड़क या बखेड़े आगे जाकर पूरे गांव और परिवार की किस्मत बदलने वाला था। क्योंकि यह सिर्फ खड़ूस बुआ की वापसी नहीं थी, यह एक ऐसे रहस्य का आरंभ था जो अपने आने वाले दिनों में इस घर को चीर कर रख देगा और फिर उसी दर्द से जोड़ भी देगा। लेकिन कैसे, यह किसी को अंदाज़ा नहीं था। बुआ जी के घर आते ही जैसे गांव में गर्मी की दोपहर वाला तनाव फैल गया हो, भारी, चिपचिपा और हर सांस को थोड़ा कठिन बता देने वाला। घर में जिस किसी ने भी उनकी आवाज़ सुनी, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह के तड़क भड़क वाले हंगामे के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो हर चीज़ एक अदृश्य दबाव के नीचे खामोश बैठी हो। बिमला रसोई में चाय बनाने लगी थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। हर बर्तन की खटखट जैसे उन्हें याद दिला रही थी कि बुआ जी अभी भी आंगन में बैठी हैं, उनकी खबर ले रही हो। अशोक जी ऊपर वाले कमरे में कमरे की खिड़की से झांक रहे थे, लेकिन नीचे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बच्चे कापी लेकर कमरे में चले गए, मगर उनके कान बाहर ही थे, क्योंकि आज बुआ की डांट के आगे उनकी पढ़ाई भूल गई थी। आंगन में बुआ जी चौकी पर ऐसे बैठी थी जैसे किसी जर्नल ने युद्ध के बाद अपना सिंहासन संभाला हो। छड़ी एक तरफ टिकाई हुई, लाल पोटला दूसरी तरफ रखा था, और वह हवा में उड़ते धूल के कणों तक संदेह भरी निगाह से देख रही थी। उनकी आंखें किसी शैल देवी की तरह चमक रही थी, मगर ध्यान से देखने पर उनमें हल्की सी थकान थी, जिसे गांव वाले गुस्सा समझ रहे थे। वह शायद किसी गहरे दर्द की शुरुआत थी, मगर बुआ जी अपनी ममता या कमजोरी किसी को दिखाने वालों में से नहीं थी। वह तो उस चट्टान की तरह थी जिस पर नदी 1000 बार टकराती है पर हिलती नहीं है। लेकिन हर चट्टान के भीतर भी दरारें होती है, और आज उन दरारों का पहला संकेत वही लाल पोटला था जो उन्हें पूरे सफ़र से अपने सीने से कसकर पकड़े रखा। बिमला ने डरते डरते चाय कप में डाली और बुआ जी के सामने रखी। ले आई दीदी, सुबह से सवेरे चली आई थी, थकान हो गई होगी। थकान? बुआ जी ने चाय को ऐसे देखा जैसे किसी ने जहर दे दिया। थकान तो तुम लोगों को हो गई है, मुझे नहीं। मुझे तो सारी थकान तुम लोगों की लापरवाही देखकर होती है। और फिर शुरू हुआ दूसरा दौर। बर्तन क्यों चमक नहीं रहे हैं?
बच्चों की लिखावट क्यों बिगड़ रही है? घर पर पेड़ सूखा क्यों दिख रहा है? पड़ोस की बातें आजकल ज़्यादा क्यों होती है? और चौपाल पर लोग क्या बातें कर रहे हैं? बुआ जी हर छोटी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाती है कि लगता है जैसे गांव में कोई बड़ी आपदा आने वाली हो। मगर फिर अब अचानक बीच बाजार जाते हुए मिट्ठू की नज़र बुआ जी के पोटले पर पड़ी। वह पोटला कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई भारी चीज़ उसमें हो। मिट्ठू ने धीरे से फुसफुसाया, दीदी बुआ कुछ लेकर आई है, भारी भी है, शायद गहने होंगे। और कुछ? चिंकी ने माथा सिकुड़ाकर कहा। बुआ तो अपने पास की चीज़ें किसी को छूने नहीं देती। इतनी बड़ी चीज़ क्यों लेकर आई है? दोनों की आंखों में एक जिज्ञासा चमकी और कहानी में पहली बार सस्पेंस का बीज बोया। लाल पोटला क्या था? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।